हरिओम साथियों, पुनः स्वागत है आपका मेरे इस विज्ञान से संबंधित चैनल में, जिसमें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के संबंध में। वृश्चिक लग्न में उत्पन्न जातक की कुंडली के बारे में। अभी तक हम तुला लग्न की कुंडली तक के जातक की बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं इस श्रृंखला में, ज्योतिष विज्ञान की वीडियो की इस श्रृंखला में हम योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वृश्चिक लग्न की कुंडली हमने यहाँ पर बना रखी है आपकी सुविधा के लिए। फिर से हमने सारी राशियाँ 12 की 12 राशियाँ और उनके स्वामी को भी यहाँ पे लिख दिया है। देव ग्रह और दानव ग्रह यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये आप जान ही चुके हैं कि देव ग्रह आपस में मित्र होते हैं सारे के सारे, दानव ग्रह आपस में मित्र होते हैं। देव ग्रहों के दानव ग्रह शत्रु होते हैं, दानव ग्रहों के देव ग्रह शत्रु होते हैं। और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके सारे ग्रह मित्र होते हैं, सिर्फ चंद्र और मंगल को छोड़ करके। चंद्र और मंगल बुध के शत्रु होते हैं और बाकी सारे के सारे मित्र होते हैं। तो ये सारी हमने यहाँ पे टेबल बना दिया है, चित्र के माध्यम से भी यहाँ पे बता दिया है। तो हम शुरू करते हैं उसी प्रकार से जैसे कि नियम है ज्योतिष विज्ञान का, जैसे कि फॉर्मूला है, जैसे हम अभी तक बताते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 लिखा है, क्योंकि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और 8 अंक का मतलब होता है वृश्चिक। ये भी आप जान चुके हैं। और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, 12 भाव में नंबर लिखे हुए हैं, 12 अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर 8 यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पे 7 आ जाता है। 12 के बाद 1 2 3 4 और 7 आ जाता है। तो हम योग कारक की बात कर रहे थे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लग्नेश को देखते हैं, मतलब इस पहले स्थान के स्वामी को देखते हैं। तो पहले स्थान मतलब 8 का मतलब वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल। तो इस जातक की कुंडली के लग्नेश जो होंगे वो मंगल होंगे। और लग्नेश हमेशा क्या होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। तो हम यहाँ पे मंगल लिख देंगे योग कारक ग्रहों में। मंगल देव को एक दूसरा स्थान और मिला हुआ है, 1। ये खराब स्थान मिला हुआ है मंगल देव को। 1 के भी स्वामी होते हैं, मेघ के भी स्वामी मंगल देव होते हैं। लेकिन चूँकि लग्नेश, मैंने कहा था कि लग्नेश हमेशा योग कारक ही होते हैं। एक स्थान अच्छा है ही, लग्न का स्थान तो बहुत अच्छा होता है, और एक खराब भी है तो अच्छा और ख़राब मिलके अच्छा ही हो जाता है। तो मंगल यहाँ पर क्या हो गए, लग्नेश हो गए हैं। नंबर 2 स्थान हम देखते हैं। मैंने दूसरे और 7वें स्थान के लिए भी चर्चा की थी, अष्टम द्वादश थ्योरी। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि अष्टम द्वादश थ्योरी के सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि अगर दूसरे स्थान के स्वामी इस पहले स्थान के स्वामी के मित्र हैं तो वो जो स्वामी आ रहे हैं वो क्या होंगे, योग कारक होंगे। और दूसरे के स्वामी अगर पहले के स्वामी मतलब लग्नेश के शत्रु हैं तो वो जो दूसरे के स्वामी आ रहे हैं वो क्या होंगे, वो मारक होंगे। वही बात यहाँ पे 7वें स्थान के लिए भी होती है। तो हम 9 क्या देख लेते हैं। 9 मतलब बृहस्पति, और 9 मतलब धनु के स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति जो हैं मंगल, 8 के स्वामी मंगल के क्या हैं, मित्र हैं। मंगल के मित्र बृहस्पति हैं, इसलिए बृहस्पति देव क्या हो गए, योग कारक ग्रह में आ गए। तो हम यहाँ पे बृहस्पति योग कारक में लिख देंगे। अब आते हैं हम तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान में 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब होता है मकर, और मकर के स्वामी होते हैं शनि। और 10 कैसा स्थान है, ये अति परिश्रम वाला स्थान है, अति मेहनत वाला स्थान है, ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं, औसत स्थान है। लेकिन शनिदेव को एक स्थान और मिला है 11 के भी स्वामी शनिदेव होते हैं, कुंभ के स्वामी। तो एक स्थान अच्छा मिला है, एक स्थान औसत मिला है। तो शनिदेव किस में आ गए, ये अच्छे में ही आ गए, मतलब योग कारक में आ गए हैं। शनिदेव योग कारक ग्रह हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है साथियों, एक बात, एक विषय पर और चर्चा करना चाहूँगा कि मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से कई
पोस्ट आती हैं जिसमें जन्म पत्री देखने के विषय में अपेक्षा की जाती है मेरे सम्मानित साथियों के द्वारा। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं जन्म पत्री देखने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं अन्य कामों में व्यस्त होने के कारण। तो अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, क्योंकि जन्म पत्री देखने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत होती है और वो समय अभी मेरे पास नहीं है। इसलिए जब भी अगर जन्म पत्री मैं देखना शुरू करूंगा तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दूंगा। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर शनिदेव। तो शनिदेव हमारे योग कारक में आ गए। फिर अब आते हैं हम इस स्थान, ये हमारा 5वां स्थान है और 5वां मतलब 12 लिखा हुआ है। 12 के स्वामी होते हैं बृहस्पति, 12 का मतलब मीन, उनके स्वामी होते हैं बृहस्पति और 5 के स्वामी इष्ट देव भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्थान मिला है बृहस्पति देव को। अब बृहस्पति देव को एक स्थान और मिला है, ये पहले भी बता दिया आपको, 9 ये स्थान भी इनको मिला हुआ है। तो बृहस्पति देव को एक तो औसत ये अच्छा स्थान था और ये बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति देव हमारे क्या हो गए, बृहस्पति, ये पहले भी आ गए हैं बृहस्पति देव, वैसे भी क्या आ गए हैं, योग कारक में आ गए। तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है बृहस्पति देव। फिर इस स्थान की बात करें, एक और इसके स्वामी भी आ चुके हैं, लग्नेश हैं। 8 के स्वामी मंगल होते हैं, 1 के स्वामी मंगल होते हैं, तो मंगल भी हमारे आ गए, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दो हमारे 2 का मतलब वृष, अब वृष के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र को एक स्थान और मिला है, बहुत खराब स्थान मिला है, और एक स्थान उनको अच्छा मिला है। लेकिन ये 7वां स्थान, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अष्टम द्वादश थियरी से कि इसके स्वामी मतलब 2 के स्वामी शुक्र लग्नेश मतलब मंगल के क्या हैं, शत्रु हैं, मंगल के शुक्र शत्रु हैं। तो शुक्रदेव क्या किस में आ जाएंगे, मारक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा शुक्रदेव मारक हो गए। फिर आते हैं हम इस स्थान पे 3 के स्वामी होते हैं बुध, 3 का मतलब मिथुन और मिथुन के स्वामी होते हैं बुध, और बुध देव को एक स्थान और मिला है, ये वाला औसत स्थान मिला है। ये एक तो खराब स्थान मिला है और एक औसत स्थान मिला है। 6 के भी स्वामी होते हैं बुध देव, कन्या के भी स्वामी, इसलिए बुध देव की श्रेणी में आ गए, ये मारक की श्रेणी में आ गए हैं बुध देव। ठीक है, अब आते हैं हम 4 इस पे 9वें स्थान कर्क। 4 का मतलब कर्क के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और चंद्रदेव को बहुत अच्छा स्थान मिला है, त्रिकोण का स्थान मिला है। तो चंद्रदेव हमारे किस में आ गए हैं, ये योग कारक ग्रह में आ गए हैं। ठीक, फिर 5 का मतलब होता है सूर्य। 5 मतलब सिंह, और सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य को और कोई स्थान होता नहीं, एक ही के स्वामी होते हैं सूर्य और चंद्र, इसलिए सूर्य को अच्छा स्थान मिला है। तो यहाँ पर सूर्य भी क्या हो गए हैं, सूर्य हो गए हैं योग कारक ग्रह। फिर 6 तो आ ही गए हैं 3 के साथ, 6 मतलब बुधदेव आ गए हैं और 7 शुक्रदेव भी आ गए हैं। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 तो हमारे योग कारक ग्रह हो गए और 1 2 हमारे मारक ग्रह हो गए हैं इस वृश्चिक लग्न के जातक की कुंडली के लिए। और इसी हिसाब से हम अब मारक ग्रह का उपाय कर सकते हैं कि अगर मारक ग्रह, मैंने बताया था कि मारक ग्रह प्रत्येक भाव में उस भाव से संबंधित बुरा ही फल देते हैं, और योग कारक ग्रह 6 8 12 को छोड़ करके बाकी स्थानों में अच्छा फल देते हैं। इन स्थानों में वे मारक हो जाते हैं, मतलब बुरा फल देना शुरू कर देते हैं। कितने मारक होते हैं, क्या होता है, इस पर भी अभी चर्चा होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि जब हम योग कारक और मारक के संबंध में बातें कर रहे हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए कि इनके लिए उपाय होते हैं। योग कारक ग्रहों के लिए भी उपाय होते हैं और मारक ग्रहों के लिए भी उपाय होते हैं। जो अच्छा है हमें उसको और अच्छा बनाना है, और जो ख़राब है उसको हमने सही करना है। उसकी जो पावर है उसकी पावर को कम करना है और अच्छे की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो जो उपाय होते हैं, जो पावर बढ़ाने वाली बात होती है, वो होती हैं 3 उपाय होते हैं। एक होता है रत्न धारण करना। रत्न, अधिकतर लोग रत्न धारण करते हैं, स्टोन, अंगूठी में स्टोन धारण कर लेते हैं। दूसरा उपाय होता है बीज मंत्र का। बीज मंत्र से भी हम
किसी की पावर बढ़ा सकते हैं, किसी की पावर घटा सकते हैं। जिसकी पावर बढ़ानी हो बढ़ा सकते हैं, जिसकी पावर घटानी हो घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये आगे की वीडियो में अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे मूल चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और तीसरा होता है दान करना, दान पूर्ण करना। इन 3 उपायों से हम इन ग्रहों पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, अपने अनुसार इनको ढाल सकते हैं। तो एक चीज़ अब और बताना जा रहा हूँ कि रत्न धारण जब किया जाता है तो केवल योग कारक ग्रहों का ही रत्न धारण किया जाता है। कभी कभी कोई जातक कहते हैं कि भाई मैंने रत्न धारण किया और मुझे बड़ा बुरा फल मिला, मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो सूट तभी नहीं कर रहा है, इसका मतलब उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया कि मारक ग्रह का रत्न धारण कर दिया है। तो मारक ग्रह का तो रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको बताता भी है तो मारक ग्रह का रत्न आपको, अब मारक और योग कारक इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपको पता चल गया कि ये तो मेरा मारक ग्रह है और इसका मेरे लिए कोई बता रहे हैं कि इसका रत्न धारण करो, तो उसका रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। और रत्न केवल योग कारक का ही किया जाता है। बीज मंत्र आप योग कारक ग्रह का भी कर सकते हैं और मारक ग्रह का भी कर सकते हैं। रत्न धारण करके योग कारक ग्रह का तो आप पावर बढ़ा सकते हैं, और अगर मारक ग्रह का रत्न धारण करेंगे तो मारक ग्रह की भी पावर बढ़ जाएगी और वो मारने की क्षमता उसमें ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका नुकसान कर देगा। ठीक है, तो उसका नहीं करना है। बीज मंत्र से योग कारक ग्रह की पावर बढ़ती है और बीज मंत्र से मारक ग्रह की पावर कम होती है। बस एक बीज मंत्र है, दोनों के लिए है। और दान जो है केवल मारक ग्रह का किया जाता है। जो मारक ग्रह है उसी का दान करना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर शुक्र है तो शुक्र का दान करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर मंगल का दान करोगे तो अच्छा नहीं है। योग कारक का दान करना ही नहीं चाहिए। योग कारक का दान कर दोगे तो उसकी पावर कम हो जाती है, तो आपका अच्छा कैसे कर पाएगा, अच्छा नहीं कर पाएगा। शनि का, जिसका योग कारक ग्रह शनि है, तो शनि का दान भी न करें। ये चीज़ें सोच लीजिए आप लोग। ठीक है। और चंद्र का दान न करें, सूर्य का दान न करें। जैसे ये कुंडली वाले इन 5 ग्रहों के दान न करें, इन 2 के दान कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया। रत्न तो केवल योग कारक ग्रह, सिर्फ और सिर्फ योग कारक ग्रह। दान भी सिर्फ और सिर्फ मारक ग्रह। बीज मंत्र दोनों के ग्रह, और बीज मंत्र भी आगे की वीडियो में बताए जाएंगे कि क्या क्या बीज मंत्र होते हैं। सरल विधि से आपको बताया जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहे हैं। आपके लिए मैं अन्य महत्वपूर्ण वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद।